Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। सबसे पहले आज पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर को अपने देश में, दुनिया के हर कोने में हैप्पी रक्षाबंधन। राखी का ये त्यौहार आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बधाई। और कई लोगों ने मुझे राखी भेजी, कहीं से आज बात हुई, हमारी यही क्राइम तक फैमिली मेंबर ने कई रिश्ते बनाए। अनु जामनगर में रहती है, कभी भूलती नहीं है। थैंक यू अनु। चित्रा जी पेरिस से, इनसे बात हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो चित्रा जी आप भी हमेशा अच्छी रहें। सुरेखा जिन्होंने बेंगलोर से राखी भेजी, शिवा जिसने मैसेज भेजा, तो ऐसी ऐसी बहनें हैं। सोचिए फिर क्राइम तक फैमिली मेंबर का क्या रिश्ता है। ये बहुत इमोशनल हो जाता हूँ कई बार। बाकी बहुत सारे लोगों के मेल आए, बहुत सारी ऐसी बहनों ने मेल किया। थैंक यू सो मच सभी को। राखी का ये त्यौहार बहुत बहुत मुबारक, बधाई, हैप्पी रक्षाबंधन। और यही दुआ है कि कभी मैं आप तमाम लोगों के किसी काम आ सकूं, अच्छे कामों में। और यही दुआ है कि क्राइम और इन सारी चीज़ों से आप लोगों को ऊपर वाला हमेशा दूर रखे, अच्छा रखे, खुश रखे। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कई बार मैं ये दोहरा चुका हूँ, आज कहने का फिर मन कर रहा है। एक क्राइम जब होता है तो उस क्राइम को सिर्फ उस क्राइम के नज़रिए से देखना चाहिए। और जब उस क्राइम में पॉलिटिक्स, राजनीति घुस जाती है, तमाशा घुस जाता है, मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, फिर पता नहीं उसका क्या हश्र होता है। चंद लाइनों में ऐसे समझिए कि एक स्टेट पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के गवर्नर, राज्यपाल, उनके ऊपर वहाँ की एक महिला जो काम करती है राजभवन में, छेड़खानी का इल्ज़ाम लगाती है। अब उसी स्टेट पश्चिम बंगाल की सबसे ताकतवर नेता, मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उनके स्टेट की राजधानी कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर का रेप और फिर मर्डर होता है। वो 6 दिन के अंदर अंदर कहती हैं कि फांसी पे चढ़ा दिया जाए, फांसी पे चढ़ा दो। और फिर वो खुद ही अपनी स्टेट में, जिसकी वो हुक्मरान है, जिसकी चीफ मिनिस्टर हैं, वो पैदल मार्च और धरना प्रदर्शन पर निकल पड़ती हैं। हमें ये समझ में नहीं आता कि वो मांग किससे कर रही हैं, क्योंकि सारे अथॉरिटी, अधिकार तो उनके पास है। ये भी एक राजनीति का चेहरा है। अब वहाँ की हाई कोर्ट कोलकाता की, सीएम एक तरफ कह रही हैं कि हम 6 दिन के अंदर संडे तक पुलिस को मोहलत देती हूँ और संडे तक ये सब कुछ साफ हो जाएगा। और उससे पहले ही कोलकाता हाई कोर्ट में कुछ लोग पहुँचते हैं और वहाँ के जो जज साहब हैं वो अचानक एक फरमान देते हैं कि नहीं, इस केस को कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप देते हैं। अब सीबीआई जांच करेगी। उसी कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ऐसे कई केस आए, उन्होंने उसको बर्बाद कर दिया अपनी जांच से। वही सीबीआई जिसको कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले की जांच सौंप दी, उस सीबीआई के पुराने आप इतिहास को खंगालें तो दामन पे इतने दाग कि डर लगता है कि इस केस का क्या होगा। तो कुल मिलाकर ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, इनको सुनने और समझने के बाद अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस आरजी कर हॉस्पिटल की उस जूनियर डॉक्टर, ट्रेनी जूनियर डॉक्टर, जिसकी 8 और 9 अगस्त की रात को पहले रेप हुआ, फिर कत्ल हुआ, उस केस का क्या होगा? क्या पूरा सच सामने आएगा? और जब ऐसे केस के दौरान तमाम तरह की फिर बातें उठती हैं, सोशल मीडिया पे तमाम थ्योरी तैरने लगती हैं, दर्जनों अलग अलग चीज़ें, फिर पॉलिटिशियन बयान देते हैं। जैसे आज एक पॉलिटिशियन ने कहा कि इसमें ह्यूमन ऑर्गन की भी तस्करी होती है, मानव अंगों की। आपको इस हॉस्पिटल के अंदर पोर्नोग्राफी, सेक्स रैकेट, ड्रग्स रैकेट, सारी बातें आ रही हैं। पुराने 20-20 साल पुराने केस खुल रहे हैं। तो फिर इस केस का क्या होगा और इस केस पे क्यों सवाल उठ रहे हैं? इस केस के सबसे जो अहम पहलू और जो सबसे अहम टाइमिंग है आज, उसकी अगर आप पूरी कहानी सुन लेंगे तो फिर आप ये मीडिया, सोशल मीडिया और मीडिया ट्रायल, उससे अलग आप अपने हिसाब से इस केस को समझेंगे और फिर आप फैसला खुद कीजिएगा। क्योंकि टाइमलाइन समझना बहुत ज़रूरी है। और टाइमलाइन एक बार आप समझ गए तो फिर पूरी कहानी आप आसानी से समझ जाएंगे। तो अब कहानी की शुरुआत करते हैं इसी टाइमलाइन से।
8 और 9 अगस्त की ये बात, अलग अलग तरह से आपने कहानियाँ सुनी हैं। थर्सडे और फ्राइडे सुबह 6 बजे का वक्त था। अब चूँकि पूरी टाइमलाइन क्लियर हो गई, एक एक चीज़ जो कॉल रिकॉर्ड है उसकी डिटेल से भी। तो सुबह 6 बजे एक पहला शख्स होता है जो सेमिनार हॉल में 3rd फ्लोर पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जाता है और देखता है एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो फ़ौरन चीखता है, बाकी लोगों को बताता है। अब 6 बजे उसने देखा, 6 से लेकर 7, ये टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6 से लेकर 7 तक हॉस्पिटल के तमाम बड़े अफसरान, डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर जो भी वहाँ मौजूद थे, सबको पता है, सब भागते हैं, सेमिनार हॉल में जाते हैं, देखते हैं। थोड़ी देर में वो आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं कि ये जो बॉडी है ये किसकी है। अब पता चल गया ये जूनियर ट्रेनी डॉक्टर की है। पूरा 1 घंटा बीत जाता है। पहला विटनेस जिसने 6 बजे ये लाश देखी, अब 6 से 7, 60 मिनट, 1 घंटा बीत गया। अब ठीक 7 बजे पहली बार एक अस्पताल के आरजी करके जो सीनियर उस वक्त मोस्ट थे, वो अपने बॉस को फ़ोन करते हैं। बॉस यानी कि इस अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष। संदीप घोष को ठीक सुबह 7 बजे कॉल किया गया अस्पताल से। ये CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड में मौजूद है। 7 बजे कॉल किया और फ़ोन करने वाले ने बताया कि सर यहाँ सेमिनार हॉल में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और ये उसकी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। अस्पताल से डॉक्टर संदीप घोष के घर की जो दूरी है वो लगभग आधे घंटे की दूरी है। सुबह ट्रैफिक कम होता है, फिर भी आधा घंटा लगता है। तो वो आधे घंटे दूरी पर रहते थे। फूल बागान एक नाम जगह है वहाँ का, वहीं। तो ये फ़ोन 7 बजे किया गया। वो कहते हैं मैं पहुँचता हूँ, और लगभग 8 बजे के आसपास डॉक्टर संदीप घोष अस्पताल पहुँच जाते हैं। 6 बजे लाश मिली, 7 बजे अस्पताल के बॉस को फ़ोन किया गया, यानी डॉक्टर संदीप घोष वो फ़ोन सुनते हैं और लगभग 8 बजे, आधा घंटा उनको चूँकि उस वक्त हो सकता सुबह सुबह उठे हो, नहाने धोने में टाइम लगा हो, लेकिन 8 बजे के आसपास हॉस्पिटल पहुँच गए। अब 8 बजे हॉस्पिटल आते हैं, सेमिनार हॉल जाते हैं, वहाँ अब भी डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब आप सोचेंगे 6 से 8 हो गए, लाश अब तक क्यों पड़ी हुई है? तो उसकी वजह थी। वजह ये थी कि चूँकि अस्पताल में ही लाश मिली, कुछ डॉक्टरों ने फ़ौरन जब खबर मिली वहाँ पहुँचे, नब्ज़ देखी, धड़कन देखी, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि शी इज़ डेड, मर चुकी है। अब चूँकि पुलिस केस है, क्राइम सीन है, बहुत सारे सबूत इकट्ठे करने हैं, तो इसलिए वो अपने वो सीनियर अफसरों का इंतज़ार कर रहे हैं। अब 8 बजे डॉक्टर घोष पहुँच जाते हैं, जो अस्पताल के बॉस हैं, प्रिंसिपल है। आने के बाद वो सबसे जानकारी लेते हैं, देखते हैं, खुद मुआयना करते हैं सेमिनार हॉल में। उसके बाद वो अपने ऑफिस में दाखिल होते हैं। अब घड़ी में टाइम हुआ था 9, मतलब 1 घंटा 60 मिनट डॉक्टर घोष भी अस्पताल में आने के बाद सब कुछ करते हैं। उसके बाद अपने कमरे में जाते हैं। लाश देखी गई थी 6 बजे, अब 9 बज चुके हैं, 3 घंटा बीत चुका है। 9 बजे पहली बार डॉक्टर संदीप घोष कोलकाता पुलिस को फ़ोन करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में एक जूनियर डॉक्टर की लाश पड़ी। अब पहला सवाल यही आता है कि जब इस तरीके से अननेचुरल डेथ होती है, किसी की मौत होती है, और वहाँ तो ये था कि लाश के जिस्म पर सिर्फ एक अदद कपड़ा था, चेहरे से लेकर पैर तक जख्मों के निशान थे। कोई भी देखकर, एक आम आदमी, उसके लिए डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं, पुलिस होना भी ज़रूरी नहीं, देखकर बता देगा कि इसके साथ क्या हुआ है। ये सब देखने और जानने के बावजूद 3 बेशकीमती घंटे अस्पताल बर्बाद करता है और 9 बजे पुलिस को इन्फॉर्म करता है। इसके बाद 9:10 से 12 मिनट के दरमियान कोलकाता पुलिस पहली बार मौके पर पहुंचती है। अब बताइए कि 9 बजे पहली बार पुलिस को कॉल गई, 3 घंटे बाद। और इस दौरान में हुआ यह कि सेमिनार हॉल में जैसे ही सुबह 6 बजे लाश की जानकारी मिली, पूरे अस्पताल में ये खबर फैल गई। फिर क्या डॉक्टर, क्या जूनियर डॉक्टर, क्या मेडिकल स्टाफ, क्या नॉन मेडिकल स्टाफ, क्या कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड, सब उस सेमिनार हॉल में। और जो जहाँ पे जा रहा है, मतलब उनके जूतों के निशान, चप्पलों के निशान, हाथ इधर उधर लगा रहे हैं, जो सबसे मेन उस वक्त एविडेंस होता है, उन सबका बंटाधार हो गया। क्योंकि इतने लोग घुस आए, किसी ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया। और ये बेसिक है, जबकि वहाँ पढ़े लिखे सारे डॉक्टर थे। वो डॉक्टर जिनके पास खुद ऐसी लाशें आती हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, जांच करते हैं, तो फिर वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा लगा कि ये सब पढ़े लिखे लोग है ही नहीं। 3 घंटे देरी से पुलिस को खबर, 3 घंटे में क्राइम सीन का सत्यानाश। अब भी अभी चीज़ें बची हुई हैं।
अब पुलिस आती है, उसके बाद सारी ब्रीफिंग होती है, सब कुछ चलता है। अब लगभग 4 घंटे और 53 मिनट बीत चुके हैं जब पहली बार लाश को देखी गई। अब सुबह के 10:53 हो रहे हैं, 10:53 AM। 10:53 AM पे पहली बार अस्पताल को होश आता है कि इस जूनियर डॉक्टर के घर वालों को इन्फॉर्म किया जाए। पहला कॉल जूनियर डॉक्टर की माँ के मोबाइल पर आता है, क्योंकि उसने जब यहाँ आई थी तो अपने फैमिली पेरेंट्स का नंबर देना होता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। उसने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अपनी मदर का दिया था। उस माँ के मोबाइल पर एक कॉल आता है 10:53 मॉर्निंग में, लाश मिलने के 4 घंटे और 53 मिनट बाद। पहला कॉल करने वाला कहता है, जी मैं आरजीकर अस्पताल से बोल रहा हूँ, आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, आप आ जाइए। इससे पहले कि माँ कुछ और पूछे, फ़ोन कट। अब एक बेटी की तबीयत नहीं, अचानक हॉस्पिटल से फ़ोन आ रहा तो कोई भी माँ बाप घबराएगा। माँ घबराती है, फ़ौरन पलटकर उसी नंबर पर रीडायल करती है। उसके बाद पूछती है कि अभी कॉल आया था, क्या हुआ मेरी बेटी को? तो उधर से जवाब आता है सिर्फ एक लाइन कि हम आपको ज़्यादा नहीं बता सकते, आप फ़ौरन अस्पताल आ जाइए। अब ये लाइन कोई भी सुनेगा, आप हम जानते हैं इन लाइनों में कितनी सारे शॉकिंग चीज़ें छुपी होती हैं कि आप फ़ौरन किसी को कहिए आप फ़ौरन अस्पताल आ जाइए, तो मतलब आप समझ रहे हैं। अब ये सुनते ही फिर फ़ोन कट गया। अब माँ की हालत और ख़राब। पहला कह रहे हैं कि बीमार है, दूसरे कह रहे हैं आप फ़ौरन अस्पताल आ जाइए, पर क्या है कुछ बता नहीं रहे। माँ ने वापस उस नंबर पर रीडायल किया तीसरी बार। जब तीसरी बार किया तो उधर से एक शख्स ने फ़ोन उठाया, उसने कहा मैं यहाँ का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रहा हूँ, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। सुनते ही माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने अपने पति को बताया। अब दोनों माँ बाप बदहवास फ़ोन रखते हैं और इसी आरजीकर अस्पताल की तरफ भागते हैं। इस जूनियर डॉक्टर का जो घर था वहाँ से इस अस्पताल की दूरी करीब 1 घंटे की थी। 1 घंटे में पहुँच जाते थे। अब 1 घंटे बाद 10:53 पे ये कॉल आया। अगले 3 मिनट में ही 3 कॉल पे बात हो गई और वो जिस हाल में थे माँ बाप, कोई भी माँ बाप जिस हाल में होगा वैसे ही भागेगा, वो दोनों भागते हैं और लगभग दोपहर के 12 बजे दोनों माँ बाप आरजीकर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो बताते हैं कि मैं उस जूनियर डॉक्टर के माँ बाप हैं। उन्हें फ़ौरन ये प्रिंसिपल साहब डॉक्टर संदीप घोष आते हैं, उनको थोड़ा दिलासा देते हैं। अब माँ की ज़िद ये है कि मुझे मेरी बेटी को दिखाओ, मेरी बेटी को मिलाओ। डॉक्टर कहता है कि अभी नहीं, आप बैठिए। तब तक अब लाश को पुलिस के आने के बाद मॉर्चरी भेज दिया गया, उसी अस्पताल में आरजीकर के मॉर्चरी में, मुर्दाघर में। अब लाश मुर्दाघर में है, माँ बाप उसी हॉस्पिटल में बैठे हैं और माँ बाप को अपनी बेटी का शक्ल देखने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है और कोई उनको मुर्दाघर तक ले जाने को तैयार नहीं है। वो मिन्नतें करती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं। 3 घंटे बीत गए इस मिन्नतों में, इस गिड़गिड़ाने में। 12 बजे पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचे थे, अब दोपहर के 3 बज गए और इन 3 घंटों में बार बार यही दिलासा दिया जा रहा है कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया। 3 घंटे बाद जब लगा कि अब इस माँ बाप को मना नहीं सकते और कैसे रोकेंगे आप, जिसके बच्चे के बारे में आप बता रहे हैं, उसकी बेटी दम तोड़ चुकी है और आप उसको उसका चेहरा देखने से कैसे रोक सकते हैं। 3 घंटे बाद अस्पताल जागा और कहता है कि अच्छा चलिए आपको मिलाते हैं, क्योंकि माँ बिल्कुल पागल जैसी हो गई थी। 3 घंटे बाद मॉर्चरी में ले जाते हैं, लाश पड़ी हुई थी। माँ को दिखाया जाता है, चादर से ढका हुआ था उस वक्त डेड बॉडी। जब चादर हटता है तो माँ देखती है कि पैंट नहीं है, सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा है जो ऊपरी हिस्से में है। होठों से और आंखों से खून रिस रहा है और सर से पैर तक, चूँकि कपड़े थे नहीं, सारे जख्म दिख रहे हैं। जैसे ही इस लाश को देखा माँ वहीं पे चीखी। उसने कहा कि कौन कहता है मेरी बेटी ने खुदकुशी की है, ये मर्डर है, ये कत्ल है। कोई भी देख के बता देगा इस हालत में कि कोई खुदकुशी करने से पहले अपने जिस्म पर सैकड़ों जख्म कैसे दे सकता है। माँ वहाँ पे चीखी चिल्लाई, उसके बाद बाहर आती है। अभी तक ये मामला अस्पताल की 4 दीवारी में है, बस ऐसे है कि किसी स्टाफ की मौत हो गई है, ये है वो है। लेकिन शाम होते होते अब उस जूनियर डॉक्टर के साथियों को ये बात पता चलती है। अब वो हॉस्पिटल के अंदर थोड़ा सा धरना प्रदर्शन करते हैं। शाम होते होते मीडिया तक खबर छन के आती है।
फिर मीडिया में ये खबर आती है, लेकिन इस तरह से डिटेल में नहीं आती है। अब अगले दिन हो जाती है फ्राइडे के बाद सैटरडे को पूरे अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू, क्योंकि अब जब ज़ख्मों का हिसाब और उसके साथ हुई हैवानियत की लाइनें जब लोगों के कानों तक पहुंचती हैं तो उनका गुस्सा बढ़ता जाता है। अब अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन, इधर पुलिस आती है, पुलिस सीसीटीवी कैमरे देखती है, संजय राय नाम के एक शख्स को उठा कर ले जाती है और कहती है कि यही है जिसने मारा है, शराब के नशे में था, ये आया, पहले भी आता रहता है, सिविक वॉलेंटियर है। ये कहानी आपको डिटेल में बताई भी, और उसका जो ब्लूटूथ नेक बैंड था मौके से मिला और ये उसके फ़ोन से कनेक्टेड है, इसलिए यही कातिल है। ये कहकर कोलकाता पुलिस अपना दामन साफ कर लेती है। अब इधर पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम के बाद अब अस्पताल के बाद जैसे जैसे बात फैल रही है, धरना प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे अब मीडिया में ये हेडलाइन है, ये सारी टाइमलाइन देखिए। उसके बाद कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से बाकी स्टेट, और ये खबर अब इधर उधर फैलती जा रही है। अब उधर पोस्टमार्टम हो चुका, पुलिस को भी पता है कि अब धरना प्रदर्शन जारी है, तो सबसे पहले तो अंतिम संस्कार कराओ। अब जहाँ ये रहती थी, जिस हॉस्पिटल से 1 घंटे की दूरी पर जूनियर डॉक्टर, वहीं पे एक शमशान था। पुलिस अपनी निगरानी में डेड बॉडी को लेकर, और कोलकाता पुलिस के बड़े सीनियर अफसर उस शमशान में पहुंचते हैं। जब शमशान में पहुंचते हैं, पेरेंट्स साथ थे, वहाँ देखते हैं तो वहाँ 3 अर्थियाँ ऑलरेडी थीं वेटिंग लिस्ट में, और सबकी बारी थी। जो पहले आया उसका पहले अंतिम संस्कार, तो 3 अर्थियाँ रखी हुई थी। इस जूनियर डॉक्टर की अर्थी 4थे नंबर पे थी। जब ये शमशान पहुँचे तो पता चला कि अभी 3 अर्थियाँ, यहाँ लगा कि ये तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो फिर पुलिस वालों ने बात की शमशान के केयरटेकर से, जो भी इंचार्ज है, और उसने कहा कि देखो ऐसे ऐसे, और पहले इसको जल्दी करना है। वो भी तैयार, भैया पुलिस वाले वर्दी में खड़े हुए हैं, किसकी औकात है मना करने की। उसने कहा ठीक है साहब, पहले यही चिता सजा देते हैं। उसका पहले जूनियर डॉक्टर की चिता सजी, उन तीनों को साइड कर दिया गया। उसके बाद अंतिम संस्कार। अब पुलिस का ये कहना था कि हमने तो माँ बाप की सहमति ले ली थी, उनकी मर्जी थी, इसलिए हमने पहले कराया। उस वक्त माँ बाप ने कुछ कहा नहीं, लेकिन माँ बाप का कहना था कि सहमति लेने के कई तरीके होते हैं, कि देखिए जल्दी करना है ये नहीं कि पहले ही करना है। तो कई चीज़ें बिना धमकी के भी काम हो जाता है। तो उन्होंने कहा कुछ इसी तरीके से मेरी बेटी का बाकी 3 से पहले अंतिम संस्कार कराया गया। अब ये जल्दबाजी क्यों थी? तो कोलकाता पुलिस का कहना था कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ऐसा किया, क्योंकि धरना प्रदर्शन तेज़ हो रहा था, लोगों का गुस्सा आ रहा था, और अगर ऐसे में हमें डर था कि जूनियर डॉक्टर की डेड बॉडी के साथ कहीं धरना प्रदर्शन शुरू हो गया तो मामला हाथ से निकल जाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया। ये खैर उनकी अपनी दलील थी। अब ये भी हो गया। अब इधर धरना प्रदर्शन हुआ तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फौरन ऐलान करती हैं कि हम संडे तक कातिल को पकड़ लेंगे और संडे तक उसे फांसी भी करवा देंगे, और उसको फांसी होनी चाहिए। और वो कह रही हैं हम तो चाहते हैं संडे तक फांसी हो जाए। अब कौन बताए कि राजनीति अलग है और क्राइम अलग है। किसी को आप 1 हफ्ते में 5, 6, 7 दिनों में फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा सकते। अभी तो पुलिस ही इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसके बाद पुलिस चार्जशीट बनाएगी, फिर लोअर कोर्ट जाएगी, फिर हाई कोर्ट जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में कितनी याचिकाएं और कितने अटेम्प्ट होते हैं, फिर प्रेसिडेंट हाउस में क्या होता है, ये आप कहानी निर्भया से जान चुके हैं। तो ये क्या राजनीति नहीं तो क्या है कि संडे तक फांसी करवा देंगे। लोग क्या बेवकूफ़ हैं? खैर ये होता नहीं है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। तब तक कुछ लोग हाईकोर्ट पहुंच गए। अब जब हाईकोर्ट पहुंचे तो हाईकोर्ट ने कहा कि भैया ये क्या है। हाईकोर्ट के सामने कुछ पॉइंट रखे गए और वो जेन्युइन पॉइंट थे। पहला कि जिस अस्पताल में ये लाश मिली उसी अस्पताल के मॉर्चरी में पहले तो आपने क्यों उसका पोस्टमार्टम कराया। जब मामला ऐसा हो गया तो किसी दूसरे सरकारी अस्पताल में जो जहाँ पे न्यूट्रल लोग करते, ये गलती थी। 6 बजे लाश मिली, 9 बजे पुलिस को कॉल क्यों कर रहे हो? 7 बजे प्रिंसिपल को खबर दी गई, 7 से 9 तक प्रिंसिपल ने किस किस से बात की, कौन लोग थे वो? पुलिस ने शुरुआती जो रिपोर्ट लिखी वो लिखी कि ये अननेचुरल डेथ है, अस्वाभाविक मौत। तो भैया जब आप आंखें तो हैं, आप बॉडी देख रहे हो, चेहरे से लेके पैर तक जख्म ही जख्म के निशान, आंखों से खून रिस रहा है, आंखों में शीशे धंसे हुए हैं चश्मे के, मुंह से खून आ रहा है, होंठ फटे हुए हैं, हाथ टूटा हुआ है, और आप कह रहे अननेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ कहाँ? या तो फिर
उस सेमिनार हॉल में जहाँ ये थी कि कहीं से जंप भी करे तो वहाँ से जंप करने की कोई जगह ही नहीं थी या ना कोई सबूत थे। तो पुलिस ये कैसे लिख सकती है अननेचुरल डेथ? तो इस पे इन्होंने कोर्ट ने फटकार लगाई, फिर कहा कि जब ऐसा ही है तो आप क्या जांच करोगे। इसलिए खुद हाई कोर्ट ने कोलकाता ने कहा कि ना ये रहने दो, सीबीआई जांच करेगी। हालांकि जो वैसे रूल है कागज़ पे लिखा हुआ वो ये है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट किसी केस को अगर सीबीआई को सौंपना चाहे तो उसके लिए उस स्टेट के होम मिनिस्ट्री के थ्रू दिल्ली में होम मिनिस्ट्री को अर्जी जाती है, यानी चीफ मिनिस्टर के बाद कायदे से उनके पास राइट होता है कि वो किसी भी केस को रेफ़र कर सकते हैं सेंटर को कि आप सीबीआई जांच कर लो। लेकिन एक दूसरा भी पावर है कि सेम चीफ मिनिस्टर की तरह अगर उस स्टेट की सबसे बड़ी अदालत यानी कि हाई कोर्ट, हर राज्य की सबसे बड़ी अदालत हाई कोर्ट ही होती है, हाई कोर्ट के भी जज चाहे तो केस सीबीआई को रेफ़र कर सकते हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल है। बिहार के नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत में सीबीआई रेफ़र कर दिया था क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के फादर वही रहते थे। कोलकाता में ममता बनर्जी की जगह कोलकाता हाई कोर्ट ने रेफ़र कर दिया। तो अब सीबीआई को जांच, सीबीआई भी एकदम तैयार बैठी थी, अगले दिन उतर गई मैदान में, पहुंच गई कोलकाता। अब क्या, पहले 4 दिन कोलकाता पुलिस ने जांच की, अब उसके बाद से सीबीआई कर रही है। सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है, 19-20 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। लेकिन सीबीआई क्या जांच करेगी और कोलकाता पुलिस ने क्या जांच की अब तक? तो शुरुआत कोलकाता पुलिस की जांच से। कोलकाता पुलिस ने चूंकि जांच की शुरुआत की थी तो सबसे पहले सेमिनार हॉल यही पहुंची थी। वो ब्लूटूथ में एक बैंड भी उसे मिला था। संजय राय जो आरोपी जिसको बता रही है उसने भी उसी को पकड़ा था। और उसके बाद उसने ये भी लगभग मान लिया कि उसका फ़ोन मिल गया उससे, तो अब संजय राय ही जो है वो कातिल है, तो अब केस सुलझ गया। तो लगभग ये उनका था अपना। अब पुलिस इधर जांच कर रही थी, तभी एक डॉक्टर साहब कूद पड़े। एक डॉक्टर साहब ने कहा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसमें ये लिखा कि 151 मिलीग्राम वाइट लिक्विड मिले। बॉडी में लिक्विड की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन से लेकर म्यूकस से लेकर और भी कई चीज़ें। अब उनका कहना था कि एक एवरेज इंडियन का जो सीमेन होता है वो 5 मिलीग्राम का होता है और यहाँ 151 है, लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें होता है तो भी इतनी ज़्यादा है कि उनके हिसाब से ये गैंगरेप एक आदमी का काम नहीं है। अब इसने एक नई थ्योरी को जन्म दे दिया। अब उधर कोलकाता पुलिस ने आनन फानन में इजाज़त दे दी कि भैया कि आप आरजीकर अस्पताल में ही पोस्टमार्टम कर लो, जबकि ये बेसिक था कि जो जहाँ क्राइम होता है जिस थाने के ही होता है उस थाने से केस दूसरे थाने की तरफ जाता है ना, कि भैया ये यहाँ का इंस्पेक्टर इसी के एरिया का हुआ तो उसको हटाओ, कोई और पुलिस वाला करेगा। उसी तरीके से स्टेट में सीबीआई आती है। तो यहाँ वो भी नहीं है। पोस्टमार्टम पता नहीं किसके दबाव में किया, अंतिम संस्कार जल्दबाजी में करवा दिया। तो ये सारी चीज़ें कोलकाता पुलिस की तरफ उंगली उठाने लगी। और तो और जो आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर घोष, जिनके ऊपर उंगलियां उठी लोगों की कि इसके पीछे साजिश है, उनको कोलकाता पुलिस ने सम्मन भी दिया कि आओ पूछताछ करने के लिए। वो गए भी नहीं, और नहीं गए तो कोलकाता पुलिस ने भी कहा कोई बात नहीं, भाई के पास जब टाइम होगा आ जाएंगे, डॉक्टर साहब कहाँ भाग रहे। तो आपने ये भी उनके साथ नहीं किया। इसके बाद धीरे धीरे थ्योरियाँ बदलती गई। पहले आया कि 2003 का मामला उठ गया, वो सौमित्र वाला। फिर आया कि अभी एक नेता ने कह दिया यहाँ कि ऑर्गन की यहाँ पे तस्करी होती है, मतलब मानव अंगों की होती है, सेक्स रैकेट चलता है, ड्रग्स रैकेट चलता है। तब ये सारी थ्योरी आ गई। अब इसी थ्योरी के बीच में दिल्ली से सीबीआई भी आ गई कोलकाता। अब सीबीआई क्या करेगी, क्योंकि कोलकाता पुलिस की तो आपको बता दिया कि क्या क्या करना है। तो सीबीआई को असल में कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं। कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब में ये सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो पहला सवाल ये है कि क्या संजय रॉय उस रात नशे में शराब के इस कदर चूर था कि उसने अपनी हवस मिटाने के लिए जूनियर डॉक्टर को अपना निशाना बनाया, और जब उसने विरोध किया तो उसने गला दबाकर उसको मार दिया। क्या संजय राय इसमें अकेला था? क्या संजय राय अकेला नहीं बल्कि उसके साथ कुछ लोग थे? अगर कुछ लोग थे तो वो कौन लोग थे? जख्मों के निशान क्या गुत्थम गुत्थी में आए क्योंकि वो अपना डिफेंड कर रही थी? और क्या ये कत्ल सेमिनार हॉल के अंदर ही हुआ या कत्ल कहीं और हुआ और लाश सेमिनार हॉल में लाकर फेंक दी गई? क्योंकि जूनियर डॉक्टर के फादर का ये इल्ज़ाम है कि उनके हिसाब से सेमिनार हॉल में उन्होंने लाश देखी थी, ये सेमिनार हॉल के बाहर कुछ हुआ है, लाश बाद में यहाँ लाकर डंप की गई है। इसके अलावा
जिसको सीबीआई इस वक्त खंगाल रही है और उनको जो जवाब चाहिए, उसमें से अगर 6 बजे लाश मिली है तो 9 बजे तक पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? 7 बजे प्रिंसिपल को खबर मिली तो 7 से लेकर 9 तक प्रिंसिपल साहब ने किस किस से बात की, उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड हैं, सब कुछ। सेमिनार हॉल के बराबर में अचानक कंस्ट्रक्शन का काम कैसे शुरू हो गया? सेमिनार हॉल के अंदर इतने सारे जो लोग गए कि अब वो सिर्फ ये खबर सुनकर गए या फिर सबूत मिटाने के मकसद से भी गए? तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके जवाब सीबीआई को तलाशनी है। अब सीबीआई संजय राय कब्जे में लगातार पूछताछ कर रही है और प्रिंसिपल साहब संजय घोष, सबसे ज़्यादा अगर किसी से पूछताछ हुई और सबसे लंबी पूछताछ हो रही है तो वो वही प्रिंसिपल साहब है। सीबीआई जो सोर्सेज उनका कहना है कि वो कई सच झूठ की तरह बोल रहे हैं। तो जो संजय राय आरोपी है जिसको पकड़ा गया, उसका तो पॉलीग्राफ टेस्ट यानी अब झूठ पकड़ने की मशीन पे बिठाया जाएगा। इसके लिए कोर्ट की परमिशन ज़रूरी होती है, तो संजय राय की इजाज़त कोर्ट से मिल गई है। आपको सीबीआई ये भी सोच रही है कि अब क्यों ना प्रिंसिपल साहब का भी उनको भी झूठ की मशीन पे बिठा दिया जाए, तो उसके लिए कोर्ट से इजाज़त ले रहे हैं। तो ये हो गया। अब ये सारी तफ्तीश और सारी कवायद तो चल रही है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जिसका जवाब आप लोग भी जानना चाहते हैं वो ये कि ये सच कब बाहर आएगा और सच है क्या? तो अब सारी थ्योरी, सारी कहानियों से अगर हटे और बेसिक सिर्फ पॉलिटिक्स से भी हट जाइए, क्राइम और क्राइम के इन्वेस्टिगेशन पे बात कीजिए, तो एक बड़ी बेसिक चीज़ है। आप किसी भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात कीजिए, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। जब ये लाश मिली जूनियर डॉक्टर की तो उसके बायोलॉजिकल सैंपल लिए गए, जिसको हम डीएनए कहते हैं, या फिर आप ये कहें कि वेजिनल स्वैब प्राइवेट पार्ट से, इसलिए कि उसी से पता चलता है कि रेप हुआ है, एक ने किया, एक से ज़्यादा ने किया है, तो फिर उन ज़्यादा लोगों के एविडेंस मिलेंगे। जो संजय राय पकड़ा गया है उसके भी सैंपल लिए गए हैं डीएनए के। अब मान लीजिए संजय राय के डीएनए और विक्टिम के डीएनए उस मिल जाए, तो इसका मतलब है बड़ा केस आसान और क्लियर है कि संजय राय ही रेपिस्ट है, उसने रेप किया और रेप के बाद गला घोट कर मार दिया। तो केस आईने की तरह साफ, यानी कोलकाता पुलिस अपनी जगह सही कि संजय राय को पकड़ा और किसी को गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहीं ये आ जाए कि जो फॉरेंसिक सैंपल या जो डीएनए सैंपल भेजे गए हैं वो एक नहीं, एक से ज़्यादा लोगों के, यानी वो सीमेन या पसीना जो भी आप कहें, जो पाया गया जिसकी जांच होगी, ऐसे समझ लीजिए इसको। बहुत सारे लोग जैसे नहीं समझते कि ये जगह है, क्राइम सीन है। अब यहाँ पे एक शख्स आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो कुछ ना कुछ वो अपना छोड़ के जाता है, चाहे पसीना, चाहे ब्लड, चाहे अगर वो रेप वाला मामला है तो सीमेन, तो वहाँ पे होगा। तो वो प्राइवेट पार्ट्स पे मिलेगा, उसके सैंपल हैं, इधर आरोपी के सैंपल हैं, इन दोनों के सैंपल मिल गए तो तीसरा कोई सैंपल नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि ये रेप है। लेकिन अगर कुछ ऐसे सैंपल भी मिल जाते हैं वहाँ से जो संजय राय के नहीं हैं और इनके भी नहीं हैं, जूनियर डॉक्टर के, किसी और के हैं, तो फिर इसका मतलब है एक नहीं, एक से ज़्यादा लोग शामिल है, ये गैंग रेप है। और अगर ये गैंग रेप है तो पूरी थ्योरी, पूरी कहानी सब बदल जाएगी। कोलकाता की एक फॉरेंसिक लैब में ये सैंपल भेजे गए हैं और ये रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जानी चाहिए। पहले ये कोलकाता पुलिस को मिलती, लेकिन अब मिलेगी सीबीआई को। तो एक रिपोर्ट जितनी जल्दी आ जाएगी इस पूरे केस को आईने की तरह साफ कर देगी। अब कई लोग ये पूछ सकते हैं कि क्या सैंपल बदला नहीं जा सकता? बिल्कुल बदला जा सकता है, अपने देश में ऐसे बड़े मिसालें भी हैं। लेकिन यहाँ एक अच्छी चीज़ ये है कि जो विक्टिम का सैंपल है, या विक्टिम नहीं भी हो तो माँ हैं और बाकी लोग जिनसे आप डीएनए सैंपल ले सकते हैं, और जो आरोपी है इस वक्त संजय राय वो भी कस्टडी में है, तो जो सैंपल भेजते हैं वो आप जब बदलेंगे तो आप डीएनए नहीं बदल सकते किसी का कि ये सैंपल उठाया और दिखा दिया आपने, उठाया ए का दिखा रहे हैं बी, क्योंकि ए का आप बाकी चीज़ें तो बदल सकते हैं, उसका डीएनए नहीं बदल सकते। तो आपके सामने मौजूद है, ये रहा, ये बंदा है, इसका डीएनए लीजिए, पता चल जाएगा ये सैंपल उसका है कि नहीं। अगर दूसरे का ये सैंपल रख दिया शीशी में तो पता चल जाएगा, क्योंकि डीएनए उसका निकलेगा। तो इसलिए यहाँ पे गुंजाइश नहीं बचती है। दूसरा, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ गड़बड़ की गई है, सीबीआई को शक हो, तो भी कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कि जो
बाकी चीज़ें हैं वो फॉरेंसिक के लिए बचा कर रखी गई हैं जांच के लिए। और ऑलरेडी ये जो पोस्टमार्टम हुआ इसकी वीडियोग्राफी हुई है, सारे कुछ कैमरे में रिकॉर्ड है। तो उस वीडियोग्राफी से पता चल जाता है कि पोस्टमार्टम ढंग से किया जा रहा है या गलत किया जा रहा है। ये जितने एक्सपर्ट महारथी हैं वो पकड़ लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ों के साथ हेर फेर हो नहीं सकता। बस एक रिपोर्ट आ जाए तो सारी कहानी साफ हो जाएगी। फिर बहुत सारी जो थ्योरी चल रही है वो थ्योरी, वो कहानियाँ अपने आप खामोश हो जाएंगी। लेकिन नज़र इसी पे होगी कि उस फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या आता है। रेप मतलब केस आईने की तरह साफ, गैंग रेप मतलब एक नई थ्योरी, एक नई कहानी, एक नई साजिश। तो इंतज़ार है उसी फॉरेंसिक रिपोर्ट का मुझे जैसे बाकी लोगों को। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अर्जुन दियोदिया इनका बर्थडे है। अर्जुन बहुत ही लायक लड़का है। हमारे यहाँ एक टीम है फैक्ट चेक, तो उसमें ये काम करता है। अपने दीपक सिंह और इनकी बड़ी जमती है, बनती है। और मुझे ये सोशल मीडिया पे देख के पता चला ये अर्जुन से पार्टी वार्टी ले रहे होंगे दीपक, इनको पार्टी लेने का बड़ा शौक़ है। तो वहीं से पता चला। तो अर्जुन MP के रहने वाले, ग्वालियर के। हैप्पी बर्थडे अर्जुन, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो, तुम बहुत लायक लड़के हो यार। तो मेरी तमाम दुआएं तुम्हारे लिए। संध्या सोलांके इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे संध्या। और ये भेजा है मोहन जी ने, उनकी पत्नी है। प्रदीप सिंह इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रदीप सिंह धर्मावत बोल के, ये इंडियन एयरफोर्स में है। तो हैप्पी बर्थडे प्रदीप सिंह जी एंड जय हिंद। सैफुद्दीन इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सैफुद्दीन साहब। और ये अरवा हुसैन जी के शौहर हैं, हस्बैंड हैं। इसके अलावा पूजा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पूजा। और ये मुक्तेश्वर शर्मा जी की पत्नी है। मयंक इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मयंक। और ये जीवन मकवाना के बेटे हैं। विशाल पाटीदार इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विशाल। और निखिल सोनी इन्होंने भेजा, और विशाल और निखिल इन दोनों का सिलेक्शन हो गया मध्य प्रदेश पुलिस में। तो बहुत बहुत मुबारक आपको, कांग्रेट्स। और कभी MP आऊँगा और आपको यूनिफॉर्म में देखूंगा तो मुझे दिल से वाकई खुशी होगी। लाडो उर्फ प्रिंसेस इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे लाडो। और साथ ही इनके पेरेंट्स उपासना एंड दीपक, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी भी है। तो डबल बधाई। एक तो लाडो आपको जन्मदिन के लिए, और आपके मम्मी पापा उपासना जी और दीपक जी को उनकी मैरिज एनिवर्सरी के लिए। भेजा है शिवम कुमार ढिलोर ने। अबू बकर सिद्दीकी इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अबू बकर। और ये भेजा है इरफान ने, उनके बेटे हैं अबू बकर। साथ ही प्रेमा एंड ब्रदर, प्रेमा और इनके भाई का नाम शायद भूल गई लिखना, लेकिन कोई बात नहीं। प्रेमा और आपके ब्रदर, आप दोनों को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे। भेजा है अपनी रीटा मेंडोंजा जी ने। इसके अलावा अनीता कुमारी मोदी का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अनीता जी। और कमाल देखिए, आपके हस्बैंड ने बर्थडे विश तो भेज दिया, अपने ऊपर में नाम में मेल ID में इनका कुछ और लिखा हुआ था। तो कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे अनीता कुमार मोदी जी। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।